बच्चों, आज हम कक्षा 9 की एनसीईआरटी गणित का अध्याय नंबर 1 अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में भूमिका के पहले हम भूमिका सीखेंगे। भूमिका में ये जानना है कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याओं के बारे में यहाँ पर हम पहले से ही कुछ नोट्स तैयार कर चुके हैं, जिसको हम बताना चाहेंगे। प्राकृत संख्या, सबसे पहली संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं तथा अनंत पर समाप्त होती हैं, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को n से n अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, यानी n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके अनंत पे खत्म होंगी, समाप्त होंगी। और अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है, इनफाइनाइट कह सकते हैं हम इसे। इसके बाद अगली संख्या है पूर्ण संख्या। तो वे सभी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा, इसे होल नंबर भी कहा जाता है अंग्रेजी में, इंग्लिश में। तो W बराबर क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 और ऐसे जाते जाते अनंत पे ख़त्म होगी। तो इसकी पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या शून्य होती है, जबकि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, शून्य होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती हैं। इसके बाद हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये टर्म आपको याद रखना है। नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से और इंटीजर को जो है जेड से प्रदर्शित करते हैं। इंटीजर को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। इंटीजर को हम हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, यानी सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। अब देखिए, शून्य से जितने भी बाईं तरफ लिखी हुई संख्याएं हैं वो सारी नेगेटिव है, यानी वो सारी ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। और शून्य से दाईं ओर लिखी हुई सारी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। अब प्रश्न ये होता है कि यदि शून्य से छोटी संख्या ऋणात्मक है और शून्य से बड़ी संख्या धनात्मक है, तो शून्य क्या, कौन सी संख्या है? शून्य को हम क्या कहेंगे? तो शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ना तो धनात्मक पूर्णांक है शून्य और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसलिए इसे हम मूल कहते हैं, यानी इसे हम इंग्लिश में वर्जिन कहते हैं। ये मूल संख्या होती है। इसके बाद आपको परिमेय संख्या पढ़नी है। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों, परंतु Q बराबर 0 ना हो। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर -1/2, 0, 0/2, √4। √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 भी एक परिमेय संख्या होती है। 1/2 परिमेय संख्या होती है। 4 परिमेय संख्या है। इसके नीचे भी हम अगर 1 लगाकर ऐसे लिख दें तो ये परिमेय संख्या हो जाती है। 0 भी एक परिमेय संख्या है, इसको भी हम 0/1 या 0/1 लिख देंगे तो ये आपका जो है परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है। अब परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या आती है। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में ना लिखा जा सके, इसे लिख सकते हैं P अपान Q के रूप में परिमेय संख्या को, जबकि इसे P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसे परिमेय संख्या को R से प्रदर्शित करते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या के समूह को I से प्रदर्शित करते हैं। और इसका उदाहरण मैंने दे दिया है नीचे। देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, 1/√2 अपरिमेय संख्या है। देखिए, रोचक चीज़ यह है कि पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई की जो वैल्यू है 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना, तो पाई की जो वैल्यू है 22/7 यह परिमेय है। यह परिमेय है, लेकिन पाई अपने आप में अपरिमेय है। ठीक है। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के जो समूह होते हैं उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। जिसमें परिमेय संख्या भी आ जाए और अपरिमेय संख्या भी आ जाए, वो वास्तविक संख्या कहलाती है। देखिए, 1 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, आप ऊपर देख भी सकते हैं। और उसके बाद √9, ये जो √9 लिखा है इसका मान 3 होता है, तो यह परिमेय है, लेकिन यह अपरिमेय है। और ये जो पाई है, पाई तो मैंने अभी ऊपर आपको बता ही दिया है, और ये अपरिमेय है, ये
अपरिमेय है। तो इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आ जाती हैं, उसको वास्तविक संख्या कह सकते हैं, कहते ही हैं। और इसके बाद फिर आ जाते हैं हम अपने इस अध्याय के प्रश्नावली पर। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका जवाब हम लोग देंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू बराबर शून्य नहीं है? तो इसका जवाब, इसका हल मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं, जिसको आप देख सकते हैं। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू बराबर 0 नहीं है? तो इसका जो आपको जवाब देना है, इसने पूछा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, शून्य है, शून्य को पी अपान क्यू के रूप में लिखना है, तो आप एक काम करिए कि इसके नीचे आप अगर एक लगा देंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाती है, ये परिमेय संख्या बन गई है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 3 और 4, अब ये 3 और 4 के बीच में तो संख्याएं दिखती ही नहीं हैं, लेकिन इसमें पूछा है परिमेय संख्या निकालनी है। तो किसी भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच, किसी भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच अपरिमेय रूप से अनंत परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय रूप से अनंत परिमेय संख्या होती है, मतलब जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी संख्याएं होती हैं जो परिमेय होती हैं। तो इसके बीच में हमसे केवल पूछा है 6 संख्याएं निकालने के लिए। तो इसका हल कुछ ऐसे ज्ञात करेंगे। देखिए, पहले हम 3 और 4 इनका लेंगे लासा। तो 2 से 3 कटेगा नहीं, लिख देंगे ऐसे, लेकिन 4 कट जाएगा 2 बार में। फिर 2 से इसको भी ऐसे लिख देंगे, 1 बार में कटेगा। फिर अब ये 3 से कटेगा। अब इनका जब हम गुणनफल ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 3 बराबर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 होता है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 3 को जिस संख्याओं के बीच में जिन संख्याओं के बीच की संख्या परिमेय संख्या निकालनी है, उनसे इसके एलसीएम से यानी लासा से इसको गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे 12 को 3 से, यानी 3 को 12 से गुणा कर देंगे, और उसके बाद में इसके नीचे हम लिख देंगे 12, ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ भी 4 को भी 12 से गुणा कर देंगे इसके लासा से, और नीचे लिख देंगे 12। तो ये यहाँ पर आपका आंसर आएगा क्या, इसका आएगा 12 तिहाई 36/12, और यहाँ आ जाएगा 48/12। अब देखिए, 36/12 और 48/12 को जब हम काटेंगे तो फिर 3 और 4 ही आ जाएगा। 12 का 12 बारते हैं 36, 12 का 12 12 चौक 48। ये पी अपान क्यू के रूप में हो गया है। और इसके बीच में 6 परिमेय संख्या भी निकालनी है, तो इसके बीच की संख्याएं होंगी। देखिए, 36/12 के बाद आता है 37/12, फिर इसके बाद आता है 38/12, इसी प्रकार 39/12, फिर 40/12, 41/12, 42/12। एक संख्या 2 3 4 5 6, ये आपका उत्तर हो जाता है। 6 परिमेय संख्या मैंने निकाल दी है। अब 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो ये पहले से ही पी अपान क्यू के रूप में लिखा है, ये पहले से ही पी अपान क्यू के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब
भिन्न में कोई दो नंबर क्रमशः आ जाए, 3/5 के बाद 4/5 आएगा, ऐसी संख्या लिखे हों तो उनके बीच में जितनी संख्याएं निकालनी है उससे एक ज़्यादा करके उस भिन्न को ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं। फिर अब देखिए 5 संख्या निकालनी है तो इसका मतलब है 5 से एक ज़्यादा हुआ, अच्छा 6 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए अंश और हर में, यानी 3/5, यहाँ भी 6 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो दोनों को 6 से गुणा कर दिया, इसको भी 6 से गुणा कर दिया जाता है। ये हो गया आपका। अब देख सकते हैं आप 3×6, इसको हम जब गुणा करके लिखेंगे तो हो जाएगा 18/30 और ये हो जाएगा 4×6 24/30। इनके बीच की संख्याएं जितनी हैं वही हम यहाँ लिख देंगे और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 18/30 के बाद 19/30 आता है, 20/30 आता है, 21/30 आता है, 22/30 आता है, 23/30 आता है। और ये 19 18 से ज़्यादा है और 24 से कम है, यानी कि ये सारी संख्याएं जो है ना 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। एक संख्या 2 3 4 5, यही आपका इसका जवाब हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें हमें पहले इसको पढ़ना है, फिर विचार करना है कि यह सत्य है या असत्य है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इससे पहले आप सीख चुके हैं कि ये सत्य है या असत्य है, आप वैसे डिसाइड कर सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात सत्य है। क्यों सत्य है? इसलिए सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है और शून्य के बाद 1 2 3 4 होती है पूर्ण संख्या, जबकि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 से शुरू होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, यदि हम यहाँ पर पूर्ण संख्या लिख करके और आपको दिखाना चाहेंगे तो समझ पाएंगे आप स्पष्ट तरीके से। देखिए पूर्ण संख्या 0 होती है, 0 के बाद 1 2 3 4 5। अब आप यहाँ से देखिए 1 से लेकर के और जितनी भी संख्याएं ये सब प्राकृत संख्या हैं, 0 को शामिल कर लिया है तो ये पूर्ण संख्या हो गई। इसका मतलब है कि सारी प्राकृत संख्याएं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं सब पूर्ण संख्या होती हैं। इस बात से स्पष्ट होता है। अब दूसरा प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं? हम पूर्ण संख्या लिखते हैं यहाँ पर, और फिर इस बात पर फिर से हम विचार करेंगे कि क्या ये कथन सत्य है या नहीं है। देखिए पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है, 1 2 3 4, और मैंने इसके आगे आपको बताया है 5 के बाद अनंत तक जाएंगी। जबकि पूर्णांक को अगर आप लिख दें, कारण भी देना है आपको, तो यदि आप पूर्णांक लिखेंगे तो पूर्णांक जो है वो 0 से छोटा भी होता है, 1 2, इसके बाद 0 से बड़ा भी होता है, 1 2, देखिए 3, 0 से छोटा -1 -2, उसके बाद 0 से बड़ा 1 2 3, इस तरह से पूर्णांक होती हैं। तो इस बात से आप स्पष्ट तरीके से समझ जाएंगे कि सभी पूर्णांक, ये प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या ये वाले सारे नंबर इसमें दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए यह कथन असत्य है। असत्य है, असत्य है। अब कारण लिखना है तो आप लिख दीजिए क्योंकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती हैं, जबकि पूर्णांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। ये चीज़ आप आगे स्टेटमेंट पे इसके लिख सकते हैं कारण में। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब इस पर विचार करना है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब मैं अगर परिमेय संख्या लिखूं, परिमेय संख्या आप देखिए लिखेंगे 1/2 -1/3, मान लीजिए ये सारी परिमेय संख्याएं हैं, और मैं इधर पूर्ण संख्या लिखूं, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी, 0 1 2 3 4, इस तरह से। देखिए पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है कि ये पूर्ण है, और ये पूर्ण थोड़ी ना, ये तो परिमेय हो गई। 1/2 इसका मतलब आधा होता है, -1/3, तो पूर्ण संख्या पूर्ण होती है, जबकि ये पूर्ण नहीं है। इसलिए कह सकते हैं हम कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। यानी जो पूर्ण संख्या होती है वो केवल
जीरो से शुरू होती हैं, शून्य से शुरू होती हैं और सब धनात्मक तरीके से होती हैं सारी। यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती हैं। आप यहाँ भी कारण लिख देंगे क्योंकि पूर्ण संख्याएं केवल धनात्मक होती हैं, जबकि परिमेय संख्या ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो सकती हैं। इसी के साथ ये आज का अध्याय और एक्सरसाइज समाप्त होता है और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।